कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आपने पिछला वीडियो मेरा देखा होगा जिसमें हमने C9 पढ़ा था। उसी सीरीज को बढ़ाते हुए मैं आज आपको कुछ और सवाल करवाने का प्रयास करूंगा। हम लोगों ने उस दिन जोड़, घटाव और गुणा तक के सवाल कर लिए थे, लेकिन जो C9 है या जिसे आप डेट सम कहते हैं वो भाग के लिए अलग होता है। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप 5 में 1 का भाग दे दो, क्या होगा? 5 ही रहेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 8 में 1 का भाग दे दो, क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। कहना क्या चाहता हूं मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी संख्या में आप 1 का भाग दो तो उसके डिजिट सम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, पहले मैं आप सभी से माफी भी चाहूंगा कि अगला वीडियो लोड करने में या अपलोड करने में मुझे थोड़ा सा समय लग गया, एक समस्या हुई थी, इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया। मेरे साथ बने रहिए आप लोग, हम सभी चैप्टरों को बारी बारी से करेंगे। उसी सीरीज में जैसे मैंने आपसे कहा था कि डिजिट सम कर रहे हैं, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं आज हम लोग। वे लोग जिन्होंने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है उनसे एक अनुरोध है कि पहले वाला वीडियो देख लें, तभी इस वीडियो को देखें, अन्यथा आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं क्या कह रहा था आपसे कि अगर आप किसी संख्या में 1 का भाग दो तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। और एक बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि डिजिट सम जो होता है वो 1 से लेके 9 तक ही होता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। अच्छा, जो 9 का डिजिट सम होता है उसको आप 9 भी पढ़ सकते हो और 0 भी पढ़ सकते हो। कहने का मतलब है कि अगर कहीं लिखा हुआ है 81 तो इसका डिजिट सम 9 भी होगा और 0 भी होगा। तो आप 9 को 9 भी पढ़ सकते हो और 0 भी पढ़ सकते हो। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो आज मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि गुणा में समझ में आया, जोड़ में समझ में आया, माइनस में समझ में आया, लेकिन भाग में क्या होगा? तो अभी मैंने कहा कि अगर आप 8 में 1 का भाग दे दो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर आप 100 का भाग दो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि 100 का डिजिट सम तो 1 ही होगा। आप 1000 का भाग दो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर बटे में 1 मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 का मतलब है किसी संख्या का डिजिट सम अगर बटे में 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होगी? जैसे आपने कहा कि 5 के बटे में 2 आ गया, आपको 2 का भाग देना है। अब 2 का भाग देना है तो फिर समस्या क्या होगी कि सर बटे में 2 क्या कैसे काट दें? बिल्कुल नहीं, आपको इस बटे वाली संख्या को 1 बनाना होगा। तो 1 कैसे बनेगा? अगर मैं इसमें ऊपर और नीचे 5 का गुणा कर दूं तो आप ऊपर देखिए कि 25 हो गया और नीचे आपके लिए 10 हो गया, तो 10 का डिजिट सम क्या होगा? 1, और ऊपर वाला हो गया आपके लिए 7। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर से समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। आपके पास अगर कहीं पर लिखा हुआ है 6 और बटे में आपके लिए 7 आ गया, तो अब आपको 7 को 1 बनाना है। 7 को 1 बनाना है, तो 7 को 1 कैसे बना सकते हैं हम? 7 को 1 बनाने का मतलब है हमें डिजिट सम 1 बनाना है। डिजिट सम 1 बनाना है, तो कैसे होगा? तो मैं कह रहा हूं ऊपर और नीचे आप 4 का गुणा कर दो, तो ऊपर वाला आपके लिए 24 हो गया और नीचे वाला आपके लिए 28 हो गया, और 8 और 2 10, 10 का डिजिट सम क्या हो गया? 1 हो गया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? देखो फिर से, आपको नीचे वाली संख्या को 1 बनाना है, और वो 1 कैसे बन सकती है? तो मैंने कहा अगर कभी बटे में नीचे 5 आ जाए तो आप ऊपर और नीचे 2 का गुणा कर दो, और अगर बटे में 2 आ जाए तो आप ऊपर और नीचे 5 का गुणा कर दो, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि 5 का भाई 2 है और 2 का भाई 5 है, यानी कि बटे में 5 को अगर 1 बनाना है तो आप 2 का गुणा करेंगे, और बटे के 2 को 1 बनाना है तो आप 5 का गुणा कर देंगे। इसी तरह से अगर आपके पास बटे में 7 आ जाए तो आप ऊपर और नीचे 4 का गुणा कर देंगे, क्योंकि नीचे 4 का गुणा करने पर ये 28 हो जाएगा, और 28 होते ही 28 का डिजिट सम क्या होगा? 1 होगा। और इसी तरह से अगर आपको बटे में 4 मिल रहा है तो आप ऊपर और नीचे 7 का गुणा कर देंगे, तो नीचे वाला आपका 1 बन जाएगा, और 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता डिजिट सम पर। क्या ये मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? समझते रहिए। देखो, हमें उन लोगों से कोई मतलब नहीं है 2 या 3 मिनट वीडियो देखते हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे आपको समझ में आएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप डिजिट सम को अप्लाई कैसे करेंगे, चाहे वो आपका नंबर सिस्टम का हो, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे वो आपका परसेंटेज हो, लाभ हानि हो, ब्याज हो, औसत हो, एरिया हो, वॉल्यूम हो, और चाहे आपका डीआई हो, किसी भी चैप्टर में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि अगर आपने डिजिट सम सीख लिया तो आप हर जगह पर डिजिट सम ही लगाओ, ऐसा नहीं करना है हमें।
डिजिट सम आपकी कैलकुलेशन को छोटा करने का एक तरीका है। डिजिट सम सवालों को करने का तरीका नहीं है कि आप पता पड़ा के हर सवाल पर ही डिजिट सम लगा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। पर वे सवाल जहां पर इसको लगाया जा सकता है वहां पर इसको जरूर लगाएंगे। तो मैं आपसे कह रहा था कि अगर बटे में 8 मिल जाए तो क्या करेंगे? बटे में 8 मिल जाए तो आप 8 का गुणा कर दो ऊपर और नीचे। क्यों? 8 8 64 और 64 डिजिट सम 1 हो जाएगा। 64 8 और 6 4 और 6 10 हो जाएगा, डिजिट सम 1 हो जाएगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप बटे में 1 बना लेते हो, अगर आप बटे में 1 बना लेते हो तो डिजिट सम आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप याद रखिए 5 के लिए आप 2 का गुणा करेंगे और 2 के लिए आप 5 का गुणा करेंगे। इसी तरह आप बटे में 7 के लिए आप 4 का गुणा करेंगे और बटे में 4 के लिए आप 7 का गुणा करेंगे और इसी तरह बटे में 8 के लिए आप ऊपर और नीचे 8 का गुणा कर देंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हम इसी से जुड़े हुए आज सवाल करेंगे और आप मेरे साथ बने रहो। मैं आपको सभी चैप्टरों के सवाल डिजिटल सम से कुछ सेकंड्स में कैसे कर सकते हैं वो बताता हूं। सेकंड्स में सवाल हो जाते हैं, बस आप साथ में बने रहिए। अगर आपको मेरे सवाल समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई समस्या है तो कमेंट करें। आप वीडियो देखते हैं, व्यू दिखते हैं, लेकिन उस पर ना तो आप कमेंट करते हो और ना ही लाइक करते, तो अनुरोध है लाइक भी करो। देखो एक सवाल है हमारे पास, ये नंबर सिस्टम का सवाल है बेसिकली। अगर आप इसे देखते हैं तो ये नंबर सिस्टम में आपको बैंक में, पुलिस में, एसएससी में खूब मिलते हैं। अभी हाल ही में देखा आपने कि पुलिस में ऐसे बहुत सारे सवाल थे, पुलिस में ऐसे बहुत सारे सवाल थे। तो जरा देखो इस सवाल को अगर आपको नॉर्मली करना पड़े तो कैसे करोगे? कितना बड़ा होगा सवाल, कैसे करेंगे? तो मैं आपसे कह रहा हूं जरा सवाल को समझने का प्रयास करो। ये 3 1 4 और 1 5 हो गया डिजिट सम, हाँ या नहीं? आपने कहा 4 1 5 और 1 6 है, तो ये 30 हो गया। इस पूरे का डिजिट सम आपके लिए 3 हो गया। क्या ये बात समझ में आई? माइनस ये आपके लिए 9 बन गया, बेकार हो गया। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो इस वीडियो को देखिए, वरना मेरा अनुरोध है सबसे पहले पिछला वाला वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखें, वरना समझ में नहीं आएगा। तो ये आपके लिए 2 हो गया और आपको भाग का इसका देना है 5 का। 5 क्यों? 3 और 2 5। अभी मैंने बताया कि जब आप 5 का भाग दे रहे हो तो ऊपर और नीचे 2 का गुणा कर दो और जैसे ही 2 का गुणा करोगे ये आपके लिए बेकार हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? और आपका ये 100 इधर प्लस में आएगा, यानी कि 1 प्लस में आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो आपने कहा 3 और 1 4 और 4 में से 4 गए, 0 डिजिट सम बनता है। फिर मैंने अभी आपसे कहा था कि डिजिट सम 0 हो या 9 हो एक ही बात है। तो ऐसे एक सवाल, एक ऐसा ऑप्शन जिसका डिजिट सम या तो 0 हो या 9 हो, वही आपका आंसर होगा। तो यह करने का प्रयास करें। आपने कहा 7 2 9, 3 4 7 और 1 8, नहीं हो सकता। आपने कहा 8 और 1 9, 3 2 5 और 2 7, नहीं हो सकता, हमारा डिजिट सम 0 है। आपने कहा सर 4 4 8 और 1 9, ये बेकार हो गया, 4 और 2 8, नहीं हो सकता। आपने कहा सर 3 3 6 और 3 9, देखो 3 3 6 2 8 और 1 9 और ये भी 9 है, तो इसका डिजिट सम 9 है। मैंने अभी आपसे कहा 9 हो या 0 हो वही आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर 0 है, इसका डिजिट सम 0, यही आपका आंसर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? फिर से देखते हैं एक और सवाल, देखिए आप। अगर आप इस सवाल को बेस से करें, मेरी बात सुनें, अगर आप इस सवाल को बेस से करने का प्रयास करो तो कितना समय लगेगा? देखो सवाल तो कर लेते हैं हम लोग, हमारा समय किस में लगता है? हमारा समय लगता है कैलकुलेशन में, जोड़ घटाओ गुणा भाग, यही समय खराब करते हैं। सवाल आना और समय के अंदर कर पाना दो अलग बातें हैं। हमें सवाल को समय के अंदर करना है, हमें कैलकुलेशन छोटी करनी है और डिजिट सम आपकी कैलकुलेशन को छोटा करता है। फिर समझिए इस सवाल को आप करिए जरा। अब आप 134 का पहाड़ा पढ़ पाओगे क्या? पहले आप 2 से काटोगे या किसी और से काटोगे, कैसे काटोगे, कैसे करोगे? तो मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ, जरा सवाल को देखिए। आपने कहा 2 1 2 2 4 1 5 1 6 और 1 7। फिर से देखो 2 2 4 5 6 और 1 7, डिजिट सम बनता है 7 और भाग दे रहे हो आप किसका? 4 3 7 और 1 8 का। जब 8 का भाग दोगे तो ऊपर नीचे 8 का गुणा कर दोगे, नीचे वाला बेकार हो गया। 8 7 56, 8 7 56 और 56 का क्या होगा? 11 और 11 का डिजिट सम बना 2। तो आपके इसका डिजिट सम बन गया 2। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? प्लस हाँ एक बात और, डिजिट सम पे मैंने आपको बताया था परसेंटेज का, दशमलव का कोई फर्क नहीं पड़ता। परसेंटेज का, दशमलव का कोई फर्क नहीं पड़ता, बटे में 16 का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने कहा 471, 471 का 26%। तो आप जरा गौर से देखिए, 7 1 8 4 12, 12 का 3 और 6 और 2 8। जब आप इसमें गुणा करोगे 24, 24 का क्या आएगा? 6 आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं?
क्या बात समझ में आई आपको मेरी? फिर से देखिए, ये आपके लिए 8 है, आपको 471 का 26% निकालना है। जब 471 का आप डेढ़ सम बनाओगे तो क्या बनेगा आपके लिए? 8 3 बनेगा। देखो 7 8 4 12 12 का 3 और का 26 तो 8 8 3 24 24 का डेढ़ सम क्या बनेगा? 6। आपका डेढ़ सम आ रहा है 8। इस पूरे का डेढ़ सम अगर आपका 8 आ रहा है तो जिस ऑप्शन का डेढ़ सम 8 होगा वही आपका आंसर होगा। जरा चेक करते हैं हम लोग। आपने कहा सर 5 और 4 9 हो गए, 6 और 2 8, ये आंसर हो सकता है। और चेक करते हैं, आप देखिए 3 2 5, या ऐसे कर लिए 6 और 3 9 गया और 5 और 2 7, नहीं होगा। आपने कहा 8 4 12, 8 2 10 4 14 और 6 20, डेढ़ सम 2 है, नहीं होगा। आपने कहा 2 2 4 6 10 और 6 16, 16 का आपके लिए क्या होता है? 7, ये भी नहीं होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जिसका डेढ़ सम आपका मैच कर जाएगा वही आपका आंसर होगा। मैं फिर से एक बात कह रहा हूं आपसे, हमेशा इसको नहीं लगाना है। जहां कैलकुलेशन ज्यादा हो वहां पर आप इसको अप्लाई कीजिए, आपका समय बहुत बचेगा और हमारा काम ही समय बचाना है, क्योंकि जितना ज्यादा हम समय बचाएंगे सवाल उतनी आसानी से हो जाएंगे। एक और सवाल देखते हैं, ये अलजेब्रा का सवाल है, कई बार एसएससी में पूछा गया। जरा इस सवाल को देखिए और बड़ी सहजता से हम लोग करेंगे इस सवाल को। क्या कह रहा है सवाल? देखो अलजेब्रा का, जरा एक बार देख लीजिए आप लोग। क्या आपको सवाल दिखाई दे रहा है? ये देखो फिर से, वो कह रहा है कि a बराबर है 101 के। तो मैं कह रहा हूं 101 हुआ क्या? 1 और 1 डेढ़ सम तो 2 होगा ना इसका। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मुझे जहां जहां a दिखेगा वहां पे मैं 2 रखूंगा, तो मेरा बनता है 2 गुणा ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 गुणा 2 6 और प्लस 3। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? अब आपने कहा सर 4 3 7, 4 3 7 में से 6 गए 1, और 1 गुणा 2 करोगे डेढ़ सम 2 बनता है। तो जिस ऑप्शन का डेढ़ सम 2 होगा वही आपका आंसर होगा। अब ये साफ साफ दिख रहा है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, यही आपका आंसर होगा। अगर आप इस सवाल को 20 से करें कितना समय लगेगा? बहुत समय लग जाएगा। डिजिट सम आपके सवालों को सिंपल करने का तरीका है, सेकंड्स में करने का तरीका है। देखो क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आप देखते जाओ, हम हर चैप्टर के हर तरह के सवाल लेने का प्रयास करेंगे और आप देखते जाइए कि सवाल जो घंटों के मिनटों के हैं हम उनको सेकंड्स में कर सकते हैं। जरा इस सवाल को देखिए, ये भी एक अलजेब्रा का सवाल है, आया हुआ सवाल है। अब आप गौर कीजिए, आपकी पी की वैल्यू क्या है? 9 9 9 18, डेढ़ सम तो 9 ही होगा। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप 9 का गुणा किसी संख्या में कर रहे हैं तो उसका डिजिट सम भी 9 ही होगा। जब आप p की जगह पर 9 रखोगे तो इस 9 का किसी संख्या में गुणा करोगे डिजिट सम 9 ही आएगा। और इस कंडीशन में केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिट सम 9 है, क्योंकि इसका 9 नहीं है, इसका 9 नहीं है, इसका भी 9 नहीं है। अभी मैंने कहा कि 0 या 9 एक ही बात है, तो ये सम क्या होगा? 9। क्लियर है बात? सेकंड्स में सवाल हो जाते हैं। देखो एक और सवाल, ये सवाल कई तो कहेंगे कि हम सर इसको ऑप्शन से कर लें, बेस से कर लेंगे, फॉर्मूला कर लेंगे। क्या आप इस सवाल को कितना समय लगाओगे करने में? इतना बड़ा सवाल क्या आप 113 का स्क्वायर कर पाएंगे? अगर मैं आपसे कहूं 113 का स्क्वायर या 115 का स्क्वायर आप कर पाएंगे क्या? 117 का स्क्वायर कर पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो सवाल देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं सिंपल वे में समझो। आप इसको क्या पढ़ रहे हो? तो आप पढ़ रहे हो 3 1 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 का डेढ़ सम बनता है 7। बात समझ में आ रही है? प्लस 5 1 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 का 13, 13 का 4। ठीक है, ये आपके लिए 9 है। 9 का स्क्वायर डेढ़ सम क्या होगा? 0 होगा। 9 का डेढ़ सम 0 पढ़ो या 9 पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस आपके लिए क्या है? ये 3 1 4 और 1 5, और ये 5 1 6 और 1 7, तो 5 गुणा 7 35, 35 का 8। हाँ या नहीं? ये क्या है आपके लिए? 9, और 9 का गुणा किसी भी संख्या में करोगे 9 आएगा, 0 आएगा। और ये भी 9 है, 9 का गुणा किसी में भी करोगे 0 आएगा या 9 आएगा, 0 ही रखो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? 9 का गुणा किसी में भी करोगे डेढ़ सम तो 9 ही आएगा। अगर 9 आएगा तो उसको 9 पढ़ो या 0 पढ़ो फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा 7 4 11, 7 4 11 में से 3 गए, 11 में से 8 गए, आपका डेढ़ सम बनता है 3। तो जिस ऑप्शन का डेढ़ सम 3 होगा वही आपका आंसर होगा। इसका 3 नहीं है, इसका 3 नहीं है, इसका 3 नहीं है, 2 और 1 3, यही आपका आंसर होगा। आप सेकंड्स में सवाल को कर सकते हैं, बशर्ते आप इसको अप्लाई करना सीख लें, इसको कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है। आप मेरे साथ बने रहो, मैं आपको हर चैप्टर के सवाल करवाऊंगा, परसेंटेज के करवाऊंगा, औसत के करवाऊंगा, ब्याज के करवाऊंगा, लाभ आने के करवाऊंगा, सभी सवाल करवाऊंगा। आप साथ बने रहिए मेरे। देखो सवाल, ऐसे सवाल खूब आए हैं, बैंक में अक्सर आते हैं ऐसे सवाल। सवाल देखिए जरा, अगर आपने एग्जाम दिए हैं तो अच्छी तरह से जानते हैं ऐसे सवाल आपको एग्जाम में मिलते हैं। जरा सवाल को पढ़िए एक बार।
वो कह रहा है 370 का 88% प्लस 210 का 24%, ये 118 काय में आएगा, प्लस में आएगा इस तरफ, ठीक है ना। तो देखो मैंने कहा 370 तो 10 हो गया, 10 का एक सम 1 बनता है, तो 1 का 88%, 8 8 16, 8 8 16 का 7 बटे में 100 आएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस ये आपका 3 है, हाँ या नहीं, और ये आपका 6 है, ठीक है, और ये 118 इधर आएगा प्लस में, तो आप कह रहे हो 8 1 9 तो बेकार हो गया, आपका 1 प्लस में आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये आपका 7 है, ये आपका 18 का 9 है, ये बेकार ही हो गया, 0 जोड़ दो फिर क्या करोगे, और ये 1 है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 18 का 9, 9 का 0 जोड़ो आप, तो 7 और 1 8, आपका डेट सम 8 बनना है, जिस ऑप्शन का डेट सम 8 होगा वही आपका आंसर होगा। आपने कहा सर 8 1 9 बेकार हो गया, डेट सम 3 है, नहीं हो सकता। आपने कहा सर 9 बेकार हो गया, 4 और 4 8, यही आंसर होगा। आपने कहा सर 6 और 2 8 और 5 13, और 13 का डेट सम 4 है, नहीं होगा। आपने कहा 8 2 10 और 5 16, 16 का डेट सम 7, ये भी नहीं होगा। कितनी आसानी से सवाल हो सकते हैं अगर आप डेट सम को अप्लाई करते हैं तो। अगर आप इस सवाल को बेस से करें, कैलकुलेशन में बहुत समय लग जाएगा। सवाल को आना और समय के अंदर कर पाना तो अलग बात है, मैंने कई बार कहा है। सवाल को समझने का प्रयास करो, आप साथ में रहो, मैं हर तरह का सवाल करवाऊंगा। आने वाले सभी चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, वो परसेंटेज हो, चाहे वो लाभ हानि हो, चाहे वो बट्टा हो, हम जब चैप्टर लगाएंगे तब भी मैं आपको यहाँ पर अप्लाई करना सिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि अप्लाई करते कैसे हैं। सवाल सिखाना मेरा काम नहीं है अभी जब चैप्टर चलेंगे तब मैं आपको सवाल करना सिखाऊंगा और शॉर्ट तरीके से कैसे हो सकते हैं। अभी मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ कि डिजिट सम को अप्लाई कैसे करें। अब इस सवाल को आप जरा समझिए, कितना शानदार सवाल है। अगर करने का प्रयास करो कितना समय लगेगा, देखो क्या कह रहा है सवाल। अच्छा अनुमान लगाओ, अगर कैलकुलेटर से करना पड़े तो भी कितना समय लग जाएगा। बेसिक तो करना बात ही छोड़ दीजिए कि 17.3 का स्क्वायर करेगा कौन, हाँ या नहीं। तो आप समझो जरा क्या कह रहा है सवाल, आप इसको पढ़िए जरा। आपने कहा सर 7 3 10 और 1 11, 7 3 10 और 1 11, 11 का डेट सम 2, और 2 का स्क्वायर क्या है 4। बात समझ रहे हैं आप? ये प्लस आपने कहा इसका इतना परसेंट निकालना है, तो मैंने कहा आपके लिए समझना जरा, 8 और 1 9, ये तो बेकार ही हो गया, ये 6 हो गया, तो 6 का मतलब गुणा है, और 7 4 11, और 11 का डेट सम 2, ठीक है ना। और ये पूरा किधर आएगा, माइनस में आएगा। इधर कैसे आएगा, इसको देखो जरा आप लोग, इसको जरा देखिए। 5 4 9 तो बेकार हो गया आपके लिए, ये आपके लिए 6 है और ये आपके लिए 7 है, तो 6 7 42, 42 का 6, और ये 6 माइनस में आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? फिर से देखो, आपने कहा 4 प्लस 12, 12 का 3 और माइनस का 6, तो 7 में से 6 गया, आपका डेट सम बनता है 1। जिस ऑप्शन का डेट सम 1 होगा वही आपका आंसर होगा। जरा चेक कर लेते हैं हम लोग, किसका डेट सम हमारा 1 बन रहा है। आपने कहा सर 8 और 1 9, ये बेकार हो गया, 6 6 12, 6 6 12 और 7 19, और 19 का 10, और 10 का डेट सम 1, यही आपका आंसर होगा। और किसी को करके देख लेते हैं क्या बनता है क्या। आपने कहा देखो जो संख्या यहाँ है वही यहाँ पे है, 786 786 है, ये कितना है 105 है, ये कितना 106, तो अगर इसका डेट सम 1 है तो इसका डेट सम 1 नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। ये भी वही है, इसका डेट सम आप करके देख लो ना। आपने कहा सर 6 3 9, ठीक, ये बेकार हो गया, 7 8 15, 15 6 21, और 21 का डेट सम 3 नहीं होगा। आपने कहा सर देखो 8, आपने कहा 6 2 8 8 16, 16 और 6 22, और 7 22 7 29, 29 का 11, 11 का 2 नहीं होगा। आपका डेट सम जिसका 1 होगा वही आपका आंसर होगा। अगर आप इस सवाल को बेस से करेंगे तो अनुमान लगाइए कितना समय लग जाएगा। तो आप वही समझिए कि डिजिट सम को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए अगर आप इसको अप्लाई डीआई में, जैसे बैंक में आपके डीआई करीब करीब 10 से 15 नंबर की आती है, जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन या पाई चार्ट बोलते हैं, वो करीब करीब 15 नंबर की आती है, वहां पर इसको अप्लाई करेंगे बहुत समय बचेगा आपका। देखो एक और सवाल देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है सवाल। ये आप देखिए एवरेज का सवाल है, पढ़ लीजिए आराम से। एक एवरेज का क्वेश्चन है और पढ़ने का प्रयास कीजिए। मोहन 835 रुपए औसत पर 14 साड़ी खरीदता है, और वह 11 साड़ी और खरीदता है जिनका औसत मूल्य 645,
अब सभी साड़ियों का औसत मूल्य क्या होगा? पहले मोहन ने कितनी साड़ी खरीदी? पहले मोहन ने 14 साड़ी खरीदी। किस भाव में खरीदी? 835 के भाव में। और फिर उसने 11 साड़ी किस भाव में खरीदी? 645 के भाव में। और सभी साड़ियों का औसत मूल्य अगर आप इसको बेस से करें तो कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर 835 साड़ियां ली हैं, 835 के भाव में उसने ली हैं 14 साड़ी, प्लस आपने 11 साड़ी और ली हैं उसने किस भाव में ली है आपके लिए? 645 के भाव में। मेरी बात समझ रहे हैं? और बटे में एवरेज चाहिए तो एवरेज कहता है कुल योग बटा कुल संख्या। फिर से मैं कह रहा हूं, अभी मेरा काम आपको सवाल करना नहीं सिखाना है, मेरा काम है आपको C9 को अप्लाई करना सिखाना है। अब ये आपको अगर बेसिक नहीं पता तो बेसिक के लिए आप मेरे साथ आगे वाले वीडियो देखेंगे, आपको सब समझ में आएगा। साड़ी हो कितनी गई? 14 पहले ली, 11 बाद में ली, 25 साड़ी हो गई। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर इसका गुणा भी करना पड़े तो पहले 14 का पाला पढ़ना पड़ेगा, फिर इसका पढ़ना पड़ेगा। कितना बड़ा सवाल हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे चक्कर में हम। देखो ये 9 हो गया, बेकार है, 6 है। और आप फिर से देखिए, आपको 8 5 13, 8 5 13 और 3 16, 16 का 7, आपको 7 में गुणा करना है 5 का, तो 7 5 35 और 35 का 8 प्लस ये आपका 2 है, ये आपका 2 है और 2 का गुणा 6 में करना है, 1 और 1 2, 2 का गुणा 6 में करना है 12 होगा। और 12 का जेट बनेगा 3 और बटे में आपके लिए 7 है। अभी मैंने आपको बताया ये आपके लिए क्या हो गया? 8 3 11 का 2, 2 बटे 7। अभी मैंने आपको बताया कि जब बटे में 7 मिल जाएगा तो ऊपर और नीचे हम 4 का गुणा कर देंगे। तो जैसे ही ऊपर 4 का गुणा किया तो ये तो बेकार हो गया। क्यों? 4 का गुणा करोगे 28, 28 का जिप्सम 1 और 1 का कोई मतलब नहीं है। आपका जिप्सम क्या बनना है? 8। जिस ऑप्शन का जिप्सम आपका 8 होगा वही आपका आंसर होगा। चेक करते हैं 8 किसका हो रहा है। आपने कहा सर 5 4 9, बेकार हो गया। 7 और 1 8 हो सकता है। और किसी का हो रहा है क्या? आपने कहा सर 4 3 7, 4 3 7 4 11, 11 7 18, 18 और 3 21, 21 का 3 नहीं हो सकता। इसको देखते हैं, 7 2 9 गया, 4 6 10 5 15, 15 का 6 नहीं हो सकता, हमें 8 चाहिए। आपने कहा सर 4 4 8 6 14, 14 और 7 21, 21 और 7 28, 28 का 1 होगा, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर कौन सा हो रहा है? पहला वाला आपका ऑप्शन सही होता है। कैलकुलेशन को आप सेकेंड्स में कर सकते हैं। फिर से कह रहा हूं, सवाल को जल्दी करना है तो C9 एक माध्यम है। C9 हर सवाल को करने का तरीका नहीं है। C9 कैलकुलेशन को छोटा करने का एक तरीका है। पता चला कि मैंने C9 आपको सिखा दिया और आप हर सवाल में C9 लगा रहे हो, लग रहा है तो भी और नहीं लग रहा तो भी। ऐसा नहीं करना है। ऑप्शन देख लेना, अगर आपको ऑप्शन सारे एक से मिले तो बिल्कुल मत लगाना, अवॉइड कर देना उस जगह पर। यह सवाल देखिए, परसेंटेज का है, अक्सर सवाल आते हैं ऐसे एग्जाम में खूब सारे। देखो आपने पढ़े भी होंगे, पढ़ लीजिए आराम से। क्या कह रहा है सवाल? सवाल को जरा पढ़िए। दिव्या घरेलू खर्च पर 24%, मनोरंजन पर 16%, शिक्षा पर 28% खर्च करती है। इसके बाद जो बच गया उसका वो 72% दान कर देती है। जो बच गया उसका वो 72% दान कर देती है। अब उसके पास जो बचते हैं वो 2403 रुपए 52 पैसे बचते हैं। उसके पास प्रारंभ में कितनी राशि थी? अच्छा सवाल है। अगर आप इसको बेस से करो तो कितना कैलकुलेटिव सवाल हो जाएगा, जरा समझने का प्रयास करो। देखो क्या कह रहा है सवाल। मैं ये कह रहा हूं कि दिव्या के पास मान लिया कि हमने P रुपए थे, ठीक है। उसने पहले खर्च कितना कर दिया? उसने किया 24 16 40, 40 और 28 58, 68 खर्च हो गया। अगर 68 खर्च हो गया, बचा कितना? 32। हाँ यानी, और जो बचा उसके बाद भी उसने कितना दान कर दिया? 72। अगर दान कर दिया 72 तो उसके पास बचे कितने? 28। और बचे बराबर कितने हैं उसके पास? 2403 रुपए 52 पैसे के। क्या यही क्या सवाल कह रहा है आपका? बात समझ में आ रही है आपको? फिर से, पहले खर्च हो गया 68 तो बचे 32, उसके बाद दान कर दिए 72 तो बचे 28 और ये बचे बराबर बचेंगे। अब ये सवाल कैलकुलेटिव करना कितना मुश्किल होगा। आप मेरी बात को समझिए। आप क्या कर रहे हो? आप कर क्या रहे हो कि ये 5 है और ये 10 है। 10 का 5 में गुणा करोगे 5 ही आएगा। आपका जिप्सम इसका बनता है 5 और बराबर में क्या है आपके पास? आपने कहा सर 5 4 9 तो ये कट गया, 5 4 9 तो ये कट गया सर, 3 2 5 और 2 7 और ये 5 का जाएगा आपका बटे में जाएगा। हाँ या नहीं? और बटे में जब जब 5 आएगा तब ऊपर नीचे 2 का गुणा करोगे और बटे का हो गया बेकार। 7 दूनी 14, 14 का जिप्सम कितना बनता है? 5। अगर आपका जिप्सम 5 बन रहा है तो जिस ऑप्शन का जिप्सम 5 होगा वही आपका आंसर होगा। जरा चेक कीजिए किसका 5 बन रहा है। आपने कहा सर 7 2 9 तो बेकार हो गए, 7 2 9 तो बेकार हो गए, 5 4 9 भी बेकार हो गए, इसका 2 बन रहा है, नहीं हो सकता। आपने कहा सर 8 2 10, 8 2 10 2 12, 12 6 18, 18 और 5 23 और 23 का 5 बन रहा है, आंसर हो सकता है। किसी और को चेक करते हैं। आपने कहा सर
5 2 7 और 4, 5 और 2 7 और 2 9 नहीं है, और ये हो गया 11, 11 का बनता है 2, नहीं हो सकता। आपने कहा सर ये 9 है, बेकार है, ठीक है। आपने कहा सर 5 2 7 और 2 9, ये बेकार होगा, ये क्या है 3, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर कौन सा होगा? पहला वाला होगा। कितनी आसानी से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और आसानी से सवाल हो जाएंगे। एक और देखते हैं, ये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह से जानते हो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होता है। फिर से मैं कहूँगा, मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको C9 पढ़ा रहा हूँ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होता है इस पर चर्चा हम बाद में कभी करेंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि हम इसको C9 से कैसे कर सकते हैं। तो सवाल को पढ़िए एक बार, क्या कह रहा है सवाल। 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निश्चित राशि 2.5 वर्ष में इतनी हो जाती है। पढ़ना भी मुश्किल है, कैलकुलेशन तो छोड़ ही दीजिए। क्या कह रहा है? तो भाई राशि ज्ञात कर रहे हैं। क्या आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता है कैसे निकालते हैं? C9 से बता रहा हूं मैं आपको। वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट में तरीका यूज करेंगे वो अलग होगा। डेट्स की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं C9 की। तो क्या आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला होता है A बराबर P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर टाइम के। यही होता है। अगर मैं इसमें -1 लगा दूं ऐसे करके, तो ये क्या का फॉर्मूला बन जाएगा? ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा। फिलहाल हमसे काय की बात कर रहा है? वो अमाउंट की बात कर रहा है, तो हम अमाउंट पे ही बात करेंगे। क्या ये बात आपको पता है? अगर मैं इस तरीकों को यूज करूं तो आप देखो बात को, वो कह रहा है कि अमाउंट मुझे दिया है, मुझसे प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल क्या होगा मेरे लिए? P होगा, और P मुझे पता नहीं है। तो P1 प्लस R कितनी है मेरे पास? 15, और बटे में 100। मैं आपको पूरा बेस बता रहा हूं, पर इतना करना नहीं है आपको, आप गौर से समझते आइए। इनटू, अब आपका अच्छा 2.5 वर्ष का है तो 2 की याद तो ये लग गई। अब बचे हुए क्या करेंगे? तो आप 1 प्लस 15 बटे 100, जो समय बच गया 2/5 उसका इंटू करते हैं। क्या ये बात आपको पता है? फिर से कह रहा हूं, मेरा उद्देश्य आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य C9 यूज करना। तो आप बात समझिए, बटे के 100 का, बटे के 1000 का, बटे का कोई, बटे के 1 करोड़ का भी फर्क नहीं पड़ेगा। बटे में अगर 1 है तो उसका डिविजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसको इस तरह से पढ़ोगे कि सर ये 115 है, तो 115 से अच्छा मैं वैसे ही पढ़ लेता, इसको इतना करने की जरूरत ही नहीं थी आपको, इतना करने की आपको जरूरत नहीं थी। तो आप गौर कीजिए कि ये अच्छा इसके बराबर में आपको दिया गया है। क्या दिया गया आपको बराबर में? आपने कहा सर 42025.55 इतना दिया गया है, ये अमाउंट है। तो आप गौर कीजिए, ये आपके पास 115 है, तो 115 को तो आप ऐसे ही पढ़ लीजिए ना, जरूरत क्या 100 की। तो आपने कहा 5 1 6 और 1 7, 5 1 6 और 1 7। अगर आप इसका भाग भी दे देंगे कि 115 बटे 100 रहेगा आपका, आप भाग दोगे तो ये आएगा ना, तो इसका मतलब तो निकलते ही नहीं है। मैंने आपसे कहा दशमलव का, बटे के 100 का, 100 के गुणा का, डेट सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने इसको पढ़ा 115, तो 5 1 6 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9 तो बेकार हो गया, डेट सम का बनता है 4। ठीक है, मैंने कहा 5 एकम 5 और 5 तिया 15, ठीक है ना, 5 तिया 15। तो ये आपके लिए क्या हो गया? 106। ये 6 है ना, और 1 जुड़ेगा तो 106 का डेट सम क्या बनेगा? 7। और बराबर में आपके पास क्या है? 42025.55। तो इसको आप ना लिख के आप यहीं कर लीजिए, मैं आपको पूरा डिफाइन कर रहा हूं, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आपको सवाल समझाना है। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो इतना सब कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपने देखा सर ये 115 हो जाएगा, 115 का 4 आएगा, 115 का क्यों 115 का स्क्वायर है, यानी कि 7 का स्क्वायर है आपके लिए, 49 का 4 आएगा। और आपने इसको देखा कि सर ये 1 और 6 7 हो जाएगा। ठीक, अब आपने देखा सर, देखो जरा क्या होता है, 4 और 5 9 गया, सही है ना। तो 5 2 7 और 2 9 गया, बनता क्या है? 5, सही है ना। तो आपने कहा सर 4 चौक 28, 28 एकदम 1 है, और 1 को बटे में भेजो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका डेट सम बनता है 5, जिसका डेट सम 5 होगा वही आपका आंसर होगा। सबको दिख रहा है डेट सम 5 किसका है, क्योंकि इसका 5 नहीं है, इसका 5 नहीं है, और इसका भी 5 नहीं है। सेकेंड्स में सवाल हो सकते हैं अगर आप इसको समझ रहे हैं तो। देखो फिर से देखो, देखो क्या कह रहा है सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दिखाई देगा। देखिए क्या कह रहा है सवाल, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 12% हो तो
1000 रुपए की राशि 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है और दर उसने 2 बार बदली है, पहले 10% पे दी है 2 बार, दूसरी बार 12% पे दी है और मुझे इस सवाल को करना है। तो भाई 10,000 का डेट सम तो 1 बनेगा, हाँ या नहीं। पहले ब्याज की दर कितनी है 10%, तो 10 में 100 में 10 जोड़ेगा तो 110 होगा। 110 का डेट सम तो 2 बनेगा, हाँ या नहीं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बात समझ रहे हैं मेरी। 1000 पर निकालना है, 10% था तो 110, 110 का 2 हो गया और दूसरी बार है आपके पास कितना 12%, तो ये 112 होगा, 112 और 112 का डेट सम क्या बनेगा 2 1 3 1 4, हाँ या नहीं। तो 4 दूनी 8, मेरा डेट सम 8 बन रहा है। जिस ऑप्शन का डेट सम 8 होगा वही आपका आंसर होगा। किसका 8 हो रहा है जरा चेक कीजिए, इसका नहीं हो रहा। 4 3 2 5 और 1 6 नहीं हो रहा, 2 और 1 3 नहीं हो रहा। आपका डेट सम 2 2 4 3 7 और 1 8। जिस ऑप्शन का डेट सम 8 होगा वही आपका आंसर होगा। क्षमा चाहूंगा, हो सकता है थोड़ा बहुत शोर हो रहा हो, निर्माण कार्य चल रहा है बगल में। चलिए देख लीजिए सवाल को। एक और सवाल है हमारे पास, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि इस सवाल को बेस से करना है, कर पाओगे? जरा सवाल पढ़िए। मेरे ख्याल से बेस से करना भी मुश्किल पड़ जाएगा, है ना। 18,000 रुपए की राशि पर 10% की दर से तीसरे और चौथे वर्ष के ब्याज का अंतर चाहिए मुझे। तीसरे और चौथे वर्ष के ब्याज का। अच्छा बात समझना मेरे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 18,000 का ब्याज निकाल रहे हो आप, तो गुणा तो इसमें किसी परसेंट का ही करोगे ना। 10% का दर से निकालोगे, तीसरे वर्ष का चौथे वर्ष का गुणा तो 10% का ही होगा ना। और आप लॉजिक लगाओगे, 18 का डेसिमल क्या है 9, 18 का डेसिमल क्या है 9, और 9 का गुणा अगर आप किसी भी संख्या में करोगे डेसिमल क्या आएगा 9। तो फिर पूरा कर ही क्यों रहे हो। जिस ऑप्शन का डेसिमल 9 होगा वही आपका आंसर होगा, क्योंकि 9 का ही गुणा तो कर रहे हो। 18 का डेसिमल 9 है और 9 का गुणा किसी संख्या में आप कर रहे हो। अगर 9 का गुणा किसी संख्या में कर रहे हो, डेसिमल तो 9 ही आना है। अगर 9 ही आना तो जिस ऑप्शन का डेसिमल 9 है वही आपका आंसर है। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, केवल चेक कर लीजिए। इसका 9 कट गया, इसका 3 बनता है, ये नहीं हो सकता। आपने कहा सर 7 और 2 9 कट गया, 8 और 1 9 बन रहा है। इसका डेसिमल 9 बन रहा है, तो यही आपका आंसर होगा। और किसी को चेक कर लो, 8 और 9, ये 4 है, नहीं हो सकता। 6 2 8 और 2 10, डेसिमल 1 है, नहीं हो सकता। जिसका डेसिमल 9 होगा वही आपका आंसर होगा। देखो डेसिमल 9 या 0 एक ही बात है, अभी मैंने बताया। आपका डेसिमल 0 बन जाए या 9 बन जाए, एक ही बात है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप इसको 9 पढ़ रहे हो, उसको 0 भी तो पढ़ सकते हो। 8 और 1 9 पढ़ रहे हो, 9 से अच्छा 0 भी तो पढ़ सकते हो। तो 9 आ जाए या 0 आ जाए, एक ही बात है। क्लियर हो रही मेरी बात? अब इस सवाल को पेन पेंसिल के बिना कर रहे हैं हम तो मैं वही समझा रहा हूं आपको। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको सवाल चाहिए तो मैथ्स बाय ध्यानु सर टेलीग्राम पे एक पेज है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं PDF डाल दूंगा आपके लिए। फिर से एक बात, सवालों को फ्री में नहीं पढ़ना। अगर समझ में आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। देख तो लेते हो आप लोग, पर कमेंट नहीं करते, ना ही लाइक करते हो। सवाल देखो क्या कह रहा है सवाल। यदि ब्याज दर 8 मासिक, 8 मासिक का मतलब हर 8 महीने ब्याज देना पड़ेगा। छमाही मतलब 6 महीने बाद ब्याज देना पड़ेगा। चतुर्मासी मतलब 4 महीने बाद ब्याज देना पड़ेगा। त्रैमासिक मतलब 3 महीने बाद ब्याज देना पड़ेगा, है या नहीं। तो अगर वो कह रहा है कि ब्याज दर है, ब्याज आपको हर 8 महीने बाद देना है और 2 साल बाद देना है, 2 साल के लिए अमाउंट चाहिए आपको और 12% की दर है, तो मेरी बात समझो। 2 साल में कितने महीने हो गए 24 महीने। 2 वर्ष में कितने महीने हो गए 24 महीने। और अगर 24 महीने हो रहे हैं और आप 8 महीने बाद ब्याज दे रहे हो, तो 8 2 16 और 3 24, आपको ब्याज कितनी बार देना पड़ेगा 3 बार देना पड़ेगा, हाँ या नहीं। आपको ब्याज 3 बार देना पड़ेगा। और अगर ये 8 पर 12% मासिक है, 12% ईयरली है, तो 12 महीने की दर होती है 12, तो 1 महीने की होती है 1, और 8 महीने की दर क्या होती है 8% ही तो होगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? अगर 1 साल की दर है 12, तो 1 महीने की हो गई 1% और 8 महीने की 8%, तो मेरे लिए दर होती है 8% और टाइम हो जाता है 3। और मुझे निकालना क्या है, ये मेरा प्रिंसिपल है और मुझे निकालना है इसका ब्याज। तो बेटा अभी मैंने आपको बताया कि ब्याज होता है P ब्रैकेट 1 प्लस बड़े ब्रैकेट में R/100
टू द पावर टाइम माइनस का 1। ये -1 क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाते हैं, तो ये फॉर्मूला अमाउंट का है। जब यहाँ पी रखोगे तो हमने पी कॉमन ले लिया है, तो ये होता है आपका अमाउंट का फॉर्मूला। तो मैं कह रहा हूँ पी की जगह पे मेरे पास क्या है, पी की जगह मेरे पास है 5 2 7 और 1 8, ऐसे कर लो 5 3 8 और 1 9 बेकार हो गया, तो मेरे पास पी की जगह पे 2 गुणा ब्रैकेट 1 प्लस, अच्छा 1 प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास दर कितनी है 8, तो आप इसको डायरेक्ट 108 पढ़ लो, 108 पढ़ लो डायरेक्ट। नहीं, आप इसको 8/100 पढ़ोगे तो 100 एकम 100 और 108 पढ़ोगे, तो उससे अच्छा मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था, आप इसको डायरेक्ट क्या पढ़ोगे 108। 108 का डिजिट क्या बनता है 9 बनता है, हाँ या नहीं, और 9 के ऊपर पावर लगेगी आपकी 3 की, और माइनस आपके पास क्या है, माइनस है आपके पास P सॉरी 1, सही है ना। तो आपने कहा 2 गुणा 9 का क्यूब कुछ कर लो 9 आएगा, तो हमने इसको 9 - 1 ही पढ़ लिया, तो ये आपका 8 हो गया, तो 2 गुणे 8 आपका बनता है 16 और 1.5 बनता है 7। फिर से समझिए, आपका ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हो तो 2 आपके लिए इसके पावर क्या होगी, आपके लिए दर कितनी है 8, तो 108 होगा, 108 का 1 बनेगा 9, 9 का कितना भी क्यूब कर लो, पावर लगा लो, कुछ भी कर लो, जिसम 9 ही रहेगा, और 9 में से 1 जाएगा, आपके लिए बचेगा 8, तो 2 गुणे 8 जैसा बनता है आपका 16 और 7। जिस ऑप्शन का डेट सम 7 होगा वही आपका आंसर होगा। जरा करके देखिए किसका डेट सम 7 है। आपने कहा 8 1 9, 7 नहीं है 6 है, गलत है। आपने कहा सर 8 1 9, ये आपके लिए 8 है, नहीं है। आपने कहा सर 8 1 9, ये 11 है, 2 है, नहीं है। आपने कहा सर 8 1 9 और 6 और 1 7, यही आपका आंसर होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर इस सवाल को 20 से करना हो कितना समय लग जाएगा? हम सेकंड्स में सवाल कर सकते हैं, आप सवालों को देखते जाइए। अच्छा, ये सवाल किसका है आपका? ये सवाल आपका अनुपात समानुपात का है। मैं ये बता रहा हूं आपसे कि हर चैप्टर में अप्लाई हो सकता है। अब बहुत सारे अगर मैं सवाल उठा लूं, आपको बहुत सारे सवाल मुझे करवाएं, तो हम ऐसी वीडियो 50 बना सकते हैं। केवल डिजिटल सम के ऊपर 50 वीडियो बन सकते हैं, लेकिन मतलब क्या निकलेगा? तो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अप्लाई करना सीखेंगे। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि डिजिटल सम से सवाल हो कैसे सकते हैं, ये कैलकुलेशन छुट्टी कैसे कर सकता है। देखो क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है कि 4 संख्याएं ए बी सी डी का अनुपात जो है वो 3:7:8:11 है, और वो ये कह रहा है कि बी और सी का योग ए और डी के योग से 25 अधिक है। ए और डी का योग कितना है? मेरी बात को समझिए, क्या कह रहा है वो? 4 संख्याएं और वो कह रहा है कि बी और सी का योग, तो भाई बी ये होगी, सी ए होगी, ये होगी बी, ये होगी सी और ये होगी डी। तो वो कह रहा है कि बी और सी का योग, तो बी और सी का योग क्या है 15, और ए और डी का योग क्या है 14 का जो अंतर है मेरे हिसाब से 1 है, और 1 बराबर का है 25 के। और आपसे पूछा क्या है उसने? आपसे पूछा ए और डी का योग, तो ए और डी का योग तो आपके लिए ये है ना 14, हाँ या नहीं? तो जब 1 बराबर है 25 के, तो 14 बराबर का है 1। हो सकता है आप 25 का गुणा कर लो, पर मैं आपसे सिंपल कह रहा हूं, आप कर क्या रहे हो? आप कर रहे हो 7 का गुणा 5 में 35 और 8 ये सम बनना है। आप कर रहे हो 7 का गुणा 5 में, तो 7 पंजे 35 और 35 का डिजिट सम 8। तो जिस ऑप्शन का डिजिट सम 8 है वही आपका आंसर है, और दिख रहा है कि इसका डिजिट सम 8 बनना है, किसी और का नहीं बनना है। इसका 7 है, इसका 5 2 7 और 3 10 1 है, 5 7 12 और 14 का 5 है। जिस ऑप्शन का डिजिट सम 8 है वही आपका आंसर है। क्या ये बात समझ में आई आपको? 7 गुणा 5 35 और 35 का 8। हो सकता है आपको लगे नॉर्मल कर रहे हैं, पर मैं आपसे फिर से कह रहा हूं। देखो एक और सवाल देखते हैं हम लोग। एक और सवाल है हमारे पास, ये सवाल आपका पार्टनरशिप का है। जरा इस सवाल को देखिए आप, क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है मीनाक्षी ने 12 लाख का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया और 5 माह बाद 9 लाख की रुपए की पूंजी के साथ अभय उस व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में जो फायदा हुआ है वो 4,41,600 का हुआ है। इसमें ए का हिस्सा बताना है। मेरी बात को समझिए, सवाल कठिन नहीं होते, सवाल की कैलकुलेशन कठिन होती है, और हम कैलकुलेशन को खत्म करते हैं। मीनाक्षी है और अभय है। मीनाक्षी ने आपके लिए 12 लाख रुपए लगाए हैं और अभय ने आपके लिए 9 लाख रुपए लगाए हैं। और मीनाक्षी ने व्यापार चालू किया तो पूरे 12 महीने तक मीनाक्षी है, और अभय आया है आपके 5 महीने बाद। जब 5 महीने बाद आएगा तो वो आपके व्यापार में 7 महीने रहेगा। लाख से लाख चला जाएगा आपके लिए। 3 तरह के 9 और 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो मीनाक्षी के हिस्से 16 होंगे और अभय के हिस्से 7 होंगे, हाँ या नहीं? तो आपको जो बंटवारा करना है वो कितने हिस्से में करना है? 23।
16 और 7 23 हिस्से में। अब आपसे मैं फिर से कह रहा हूं, जब आप 23 का भाग दे रहे हो इतने में, तो क्या आप भाग दे पाओगे? या आपसे कहूं मैं 23 का पहाड़ा आपको याद है, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप इसको ऐसे मत देखिए। आपके लिए दिक्कत तो यही है ना कि आप इसका भाग दोगे फिर आप अभय में गुणा करोगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, आप अभय को क्या पढ़ रहे हैं, आप 7 पढ़ो, मीनाक्षी को क्या पढ़ रहे हो 7, अभय को 7, अभय को 7 पढ़ रहे हैं, मीनाक्षी को 7 पढ़िए। फिर देखिए, अगर आपको इसके इसमें भाग देना है तो मैं क्या कह रहा हूँ, होता क्या है, 4 4 8 और 1 9 गया, और 6 के बटे में आपके लिए 2 3 5 जा रहा है। तो जब जब नीचे 5 आएगा ऊपर और नीचे 2 का गुणा कर देंगे और ये हो गया बेकार आपके लिए। तो इसका डिक्शन क्या बनता है, 12, 12 का 3, और 3 का गुणा अभय में करना है तो आपका 21 बनेगा, 3 बनेगा, 21 का 3। जिस ऑप्शन का डेट सम 3 है वही आपका आंसर होगा। आपने कहा सर 3 और 1 4 नहीं हो सकता, 5 1 6 और 2 8 नहीं हो सकता, 1 और 1 2 नहीं हो सकता, 4 4 8 और 1 9 ये बेकार हो गया, और इसका डेट सम क्या बनता है 3, और यही आपका आंसर होगा। कैलकुलेशन को आप आसान कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको हर सवाल पर ही इसको अप्लाई करना है। एक और देखिए क्या कह रहा है सवाल, देखो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या में पहले 30% की वृद्धि हुई, फिर 15% की कमी हुई, शहर की वर्तमान जनसंख्या अब इतनी है, तो जब शुरुआत की तो कितनी थी? तो मैंने कहा शुरू में जनसंख्या ए रही होगी, हाँ या नहीं? पहले 30% की वृद्धि हो गई तो 130 हो गई होगी, और फिर 15% की कमी हुई तो 85 रह गई होगी, और जो जनसंख्या अब है वो कितनी है? अब जनसंख्या आपके पास इतनी, हाँ या नहीं? अब बेस से करोगे, कैलकुलेट करते रहोगे। मैं कह रहा हूं आपसे ये 4 है और ये 13 है, फिर से समझो, ये आपका 4 है और ये 13 है, 13 का भी 4 होगा, 4 4 16 हो गया, 4 4 16 हो गया। 16 का डिक्शन क्या होता है 7, तो ये 7 बटे में जाएगा, और इसका डिक्शन क्या होता है 5 1 6 और 1 7। अच्छा इसको काट मत देना, मैंने कहा जब 7 होगा तो आप ऊपर और नीचे 4 का गुणा करोगे, पता पड़े काट दो, 28 28 का 1 आ गया, 28 का डिक्शन 1 आ गया, 7 के आ रहा, लेकिन आप 7 के लिए करोगे क्या, ऊपर नीचे 4 का गुणा करोगे, ध्यान रखना। इसका जिसम 1 आ गया, जिसका जिसम 1 होगा वही आपका आंसर होगा। इसका 6 है, इसका 8 5 13 का 4 है, इसका 1 5 1 6 और 1 7 है, और इसका जिसम 1 है, यही आपका आंसर होगा। कैलकुलेशन को हम सेकंड्स में कर रहे हैं, यही तो सवाल है, यही है डेट सम। एक और देखिए, ये सवाल आपके सिंपल इंटरेस्ट का, अभी आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल किए थे, परसेंटेज के सवाल किए थे, एवरेज का सवाल किया था, पार्टनरशिप का सवाल कर लिया। आप सवाल को देखिए क्या कह रहा है वो कह रहा है आशीष ने कुछ धन उधार लिया, आशीष ने कुछ धन उधार लिया। अब कितना धन लिया? मैं कहा 30 रुपए ले लिए, चलो, जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6%, तो 2 वर्ष तक 6% प्लस, फिर 3 वर्ष तक 9%, तो 3 वर्ष तक 9% प्लस, उसके बाद 14% है, 9 वर्ष बाद ब्याज दिया उसने। ब्याज कब दिया? 9 वर्ष बाद। अगर ये 2 वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए, पहले 2 फिर 3, तो 5 तो यही हो गए, तो 14% का ब्याज कितने देगा वो? 14% का ब्याज देगा 4 वर्ष के लिए, हाँ या नहीं? फिर से समझिए, उसने पैसा कब लौटाया? 9 साल बाद। तो पहले 2 वर्ष तक ब्याज दर थी उसकी 6%, फिर 3 वर्ष तक ब्याज थी उसके पास 9%, तो 2 वर्ष पहले हो गए, 3 वर्ष बाद में हो गए, 5 वर्ष तो गुजर ही गए, 4 वर्ष ही तो देगा। अब आपको 14% का ब्याज देगा वो 4 वर्ष के लिए, हाँ या नहीं? और उसने ब्याज के रूप में कितने दिए हैं? ब्याज के रूप में दिए हैं उसने 11,400। अब इसको आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बेस से अगर परसेंटेज कर रहे होते तो हम तो यूनिट से करेंगे। तो ये 12 है, 12 का 3 प्लस ये 27 है, इसका तो बेकार ही हो गया ना ये तो 9 का गुणा करो, जिसम 0 है। तो आपने कहा 5 5 4 20, 20 का 2 हो गया, तो आपका जिसम क्या बनता है 5, और ये 5 का जाएगा बटे में, और आपका इसका क्या हो रहा है 4 1 5 और 1 6, और 6 बटे क्या हो रहा है आपके लिए 5। जब 5 मिलेगा ऊपर नीचे 2 का गुणा करना ये बेकार हो गया आपके लिए, 6 दूनी 12, जिसम का बनता है 3, और जिसका जिसम 3 होगा वही आपका आंसर होगा। और दिख रहा है जिसम केवल इसका 3 है, इसका 7 है, इसका 9 है और इसका 5 है। जिस ऑप्शन का डेट सम आपका मैच कर जाएगा वही आपका आंसर होगा। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, आने वाले वीडियो में मैं आपको और सवाल करवाऊंगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद आपका।